हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर जो पढ़ना है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है बाकी की भी यूनिट्स हैं उनको सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड इवोल्यूशन। ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका अर्थ जानना होता है, उसका मीनिंग जानना होता है कि क्या है उसका मतलब, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें भी हमें जो है फर्स्ट यूनिट में मीनिंग हमें जानना है, विदेश नीति क्या है भारत की। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उसके निर्धारक तत्व, क्या चीज़, कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन सी ऐसी जो मेन बातें हैं जिसके आधार पर भारत की विदेश नीति तय होती है कि ये हम अपनी विदेश नीति बनाएंगे। अभी हम जानेंगे कि विदेश नीति क्या होती है, उसके बाद से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इवोल्यूशन का मतलब यही है कि भारत की विदेश नीति का किस तरह से विकास हुआ है, पहले क्या थी अब क्या है। जैसे कि हम फेसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे 1947 के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, तो उसके बाद से भारत की क्या विदेश नीति रही। विदेश नीति बेसिकली वही होता है कि जो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में, उनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो हम कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में है, वही होती है विदेश नीति, वही होता है। और वो जो जो सारे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितने भी राज्य हैं, जितने भी नेशन स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं, उसमें हर तरह के रिलेशंस आते हैं। उसमें पॉलिटिकल रिलेशंस आते हैं, इकोनॉमिक आते हैं, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे। तो जो फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट सब हेडिंग है वो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों हम डिसाइड कर रहे हैं, क्यों हम बना रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिसीज़ हम क्यों बना रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें तब भी हम कोई ना कोई अपनी लाइफ में जो है कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम भारत को दूसरे देशों के साथ डील करना है, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हैं, रिलेशंस बनाने हैं। तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं उन सब के जिसके आधार पर भारत अपने जो ये संबंध है उनको कायम करते हैं या बेहतर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें थर्ड में ही इसको पढ़ना है, नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड। आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट नॉन अलाइनमेंट वाला आप लोगों ने गुट निरपेक्षता, जो शीत युद्ध के समय में ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें हमारा ये जो नॉन अलाइनमेंट है बेसिकली वो भारत की ही देन है। ठीक है, तो इसमें आने वाली स्टाइल्स में हम इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है अभी हम कहाँ रह रहे हैं, पूरे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। वैश्वीकरण का दौर है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, क्या होता है कि कोई भी इंसान, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग से ही, हम अभी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो है, मेन जो कंपोनेंट होता है पूरी इस दुनिया का, जो सोसाइटी का, वो है ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो आज के टाइम में हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे हर व्यक्ति
हमें आज भारत में बैठे हुए हमें ये पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, इंग्लैंड का कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, अमेरिका का कौन बन रहा है, फ्रांस का कौन बन रहा है, सब तरह की हम लोगों को खबरें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उनके कल्चर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम उनके खान पान को समझ पाते हैं, उसके खान पान को, उनकी हैबिट्स को, फूड हैबिट्स को भी हम जान पाते हैं। यानी कि आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर हम कोई भी व्यक्ति आइसोलेट नहीं कर सकता अपने आप को पूर्णतः। ठीक है, और ये सारी चीज़ें संभव हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की वजह से। ठीक है, तो इसी के तहत हर एक मनुष्य किसी न किसी कंट्री का सदस्य होता है, नागरिक होता है। ठीक है, सिटीजन होता है। आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास किसी भी देश की सदस्यता ना हो, सिटीजनशिप ना हो। और यही सारे के सारे नेशंस जो हैं जुड़े हुए हैं पूरे जो दुनिया है में, जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये जो इंटरकनेक्शन जो है ये बहुत सारी चीज़ों को की वजह से है, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशंस। हम मेन चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन बींग्स की सारी ज़रूरतें हम आज हमारे घर बैठे ही पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो सब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी, अभी क्या है पूरे वर्ल्ड में, जो पूरी जो विश्व है वहाँ पर टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स हम बोलेंगे इनको। ठीक है, यानी कि हर किसी की बाउंड्रीज मार्क हैं, पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे सबको ये पता रहती है उसकी इस कंट्री की बाउंड्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कंट्री की बाउंड्री यहाँ से लेकर के यहाँ कंट्री है। यानी कि पूरा जो विश्व है वो इन टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स में डिवाइड है, और इन्हीं टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स में हम सिटीजन्स, उसमें हम ह्यूमन बींग्स एज ए सिटीजन्स हम वहाँ पे रहते हैं। फिर वो हमारे बिहाफ पर, वो जो जिस कंट्री के हम नागरिक हैं, वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला सबसे पहले जो आप लोगों को समझना है वो ये समझना है कि विदेश नीति क्या है। विदेश नीति क्या होती है कि पूरी दुनिया जो है आज के टाइम में वैश्वीकरण की वजह से आपस में हर एक स्टेट एक दूसरे से आर्थिक रूप से, सुरक्षा के रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस जुड़ाव को किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है, उसमें हमें क्या देखना है, हम जो जुड़े हुए हैं भारत किसी दूसरी कंट्री के साथ में जुड़ा हुआ है तो भारत के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, भारत जो है बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उसके साथ हम उसी तरह की पॉलिसी बनाएंगे। अब हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी वाला कंसर्न आ जाएगा। ठीक है, और सेम हमारा जो हम यूएसए के साथ में हमारे जब रिलेशंस इस्टेब्लिश होंगे तो हमारा कंसर्न जो है वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर वाला तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं होंगे हमारे उनके साथ। ठीक है, तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट क्या किसके साथ रहेंगे, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम, और उधर बांग्लादेश से शेयर कर रहे हैं, श्रीलंका से शेयर कर रहे हैं, नेपाल से शेयर कर रहे हैं, भूटान से शेयर कर रहे हैं, चाइना से शेयर कर रहे हैं, तो इनके साथ हमारे कौन से अलग तरह के रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ कि ये एक तरह का वही है कि फॉरेन पॉलिसी इज़ द मैनर इन विच स्टेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक दूसरे के साथ में जो संबंध, जो रिलेशंस जो इस्टेब्लिश होते हैं उसको कैसे मेंटेन करना है, इसी के बारे में है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन फॉर डिप्लोमेटिक डीलिंग्स विद अदर नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल ग्रुपिंग्स।
अगेन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ दो राज्यों के बीच में या बहुत सारे जो नेशन स्टेट्स हैं, राष्ट्र राज्य हैं, उनके बीच में संबंध नहीं है, बल्कि आज के टाइम में वैश्विक दौर में क्या है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ ही नहीं है, नेशन स्टेट्स ही नहीं है, राष्ट्र राज्य ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो एक मेन आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमारे क्या आ जाती है, एमएनसीज आ जाती हैं, ठीक है। उनके साथ भी हम डील करते हैं, तो उनके साथ में भी हमें कैसे अपने पॉलिसीज़ बनानी है, हमें क्या उनसे जिससे कि हमारा जो जो नेशन इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, ठीक है। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें, ये फॉरेन पॉलिसी जो है एक पर्टिकुलर में बहुत डायनामिक चीज़ है, ठीक है। यानी डायनामिक क्या होता है कि स्थिर नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं, समय के हिसाब से बदलाव आता रहता है, ठीक है। और कब क्या बदलाव आ जाएगा ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक सिंगल इंसान का इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, और देश के अलावा पूरे वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उस जिसमें हमारा लोग उनके साथ में हमें बहुत सारे हमारे कंपटीटर हो सकते हैं, बहुत सारे के साथ में हमें कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे के लिए हमें उसको उनको किस तरह से डील करना है, तो उसके लिए हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे, गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी पड़ेंगी, एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है पूरे विश्व में जो नेशन स्टेट हैं, राष्ट्र राज्य हैं, उनके बीच में उनके बीच में जो आपस में जो संबंध इस्टेब्लिश होते हैं, जो रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ऑब्वियसली कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और उन्हीं पॉलिसीज़ को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन का मतलब क्या हुआ, विदेशी जो राज्य हैं उनके साथ में हमें जब कोई भी रिलेशन बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए जो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, और वो संबंध किसी भी तरह के हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, क्यों, लेकिन इन सब का जो डिसीजन जो लेता है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक जो नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू फॉरेन पॉलिसी को जो है बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कौन बनाएगा, उस देश की गवर्नमेंट बनाएगी, और गवर्नमेंट कौन सी होगी, वो किसी भी कंट्री में किसी भी तरह की हो सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो सकती है, और मोनार्की हो सकती है, या कोई और भी सिस्टम हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से हमारे बाकी के जो देशों के साथ जो हमारे अफेयर्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर भारत की विदेश नीति बनाई जाती है। विदेश नीति जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही डायनामिक चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। डायनामिक हुआ तो मतलब चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जैसे कि 1947 में हमारा जो सिचुएशन थी इंडिया की वो कुछ और थी, आज के टाइम में हमारी सिचुएशन कुछ और है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर, और वही कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो उस तरह का जो प्रीवियस होता है, वो डिसाइड करता है फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स में दोनों तरह के आ जाते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है।
तो डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो अभी में जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, और इसमें क्या है कि कोई भी जो नेशन है वो खुद का क्या हो रहा है उस देश में, डोमेस्टिक क्या हो गया, विद इन द कंट्री, उसके अंदर, देश के अंदर में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर आ रही हैं, किस तरह का वहाँ पे माहौल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी वही डिसाइड करेंगी, वही पॉलिसीज बनाएंगी, उसी के हिसाब पर, उन्हीं के बेस पर जो है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगी। ठीक है, तो मेन में यही हो जाता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल लेवल की बात हो, कोई भी कंट्री आइसोलेट नहीं कर सकता है, और सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो उस कंट्री में, उस रीजन में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है किसी भी कंट्री की बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। किसमें, फॉरेन पॉलिसी किसी देश की कैसी होगी, जैसे कि भारत की लोकेशन कैसी है। ठीक है, हम बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये कंट्रीज़ क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़ नहीं है। तो हमेशा से इंडिया का क्या रहा है, एक वो बिग ब्रदर वाली वो इमेज हमेशा से रहती है कि नहीं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये तो बांग्लादेश हो गया, ये तो छोटे 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 भाई के जैसे हैं। ठीक है, तो इंडिया हमेशा से ही इनकी हेल्प करता है। सेम जब इंडिया की बात आती है चाइना के साथ में, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अलग होती है चाइना के साथ डील करने में। क्यों? क्योंकि चाइना हमारा कंपटीटर है। ठीक है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपटीशन चलता रहता है। उसके अलावा हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट भी हैं चाइना के साथ में। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की, या हम भारत की भी बात करें, तो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और वही डिसाइड करेगी कि हम कौन सी कंट्री के साथ में क्या रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम किसी कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और उसके साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं तो हमारे उसके साथ में रिलेशंस जो हैं वो पीसफुल रहेंगे। नहीं, ऑब्वियसली उसमें उसकी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, यानी कि डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने बात किया था फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कि हम डिसाइड करना होता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, कि किस तरह का हम दूसरी कंट्री के साथ में, हमें किस तरह के इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, या हमारी कंट्री के कितने सारे लोग किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे कल्चरल रिलेशंस उसके साथ में कैसे बन रहे हैं, डायस्पोरा। ठीक है, डायस्पोरा क्या होता है, किसी एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जा कर के जो रह रहे होते हैं और वो वहाँ पर अपना कल्चर भी वो साथ में लेकर के जाते हैं। ठीक है, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज आ जाती है, हमारा खान पान आ जाता है, हमारा पहनावा आ जाता है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज आ जाती है। तो यही सब है कि ऐसा बोला जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो है क्या होता है कि सम टोटल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इससे भी ऊपर बढ़ के है, नेशनल इंटरेस्ट से भी ऊपर बढ़ के है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कमिटमेंट्स, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखें और इंटरनेशनल पे कुछ भी गलत होता रहे। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी गलत होता रहे और हम उसको नकार देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं छोटा सा यहाँ पर जो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे राज्य हैं भारत से लगते हुए, ठीक है, उनके साथ में हमारा क्या क्या रहता है, वो हमसे छोटे हैं। ठीक है, तो इंडिया हमेशा से उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा जो है नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, क्योंकि वो छोटे राज्य हैं, है ना। अब यहाँ पर और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो जाएगा। मान लीजिए रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हालांकि यहाँ पे जो इंडिया ने स्टैंड लिया वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में ही था कि उसने जो है डिसीजन को, जो यूएन में जब वोटिंग हुई तो रसिया के खिलाफ में इंडिया ने कुछ नहीं बोला, साइलेंट रहा।
वो क्योंकि इंडिया का जो मूव था वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही था, क्योंकि हमें जो है रसिया से भी हेल्प चाहिए, हम रसिया के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। ठीक है। अब इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, जिसके डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या हो गए हमारे नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी भी देश की, नॉट ओनली इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बट किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वाली बात आ जाती है तो इंडिया की हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, हमारी पहले से ही हमारा जो इतिहास है वो ये रहा है, वसुदेव कुटुंबकम जैसे कि हमेशा से ही फॉलो करते हैं, और ब्रदरहुड की बात हमेशा से ही हम करते हैं, और सबके साथ में मिलजुल कर चलने वाला। ठीक है। और किसी पर अटैक ना करना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर पहले से ही हमारे इतिहास में ही हैं। ठीक है। और हमारा कल्चर, हमेशा से ही हमारा कल्चर कैसा रहा है कि कोई भी इसमें सभ्यता आ जाए, कोई भी इसमें किसी भी कल्चर के लोग आ जाए, तो हमेशा भारत की का जो कल्चर रहा है, संस्कृति ऐसी रही है, वो सबको अपने अंदर समा लेता है। ठीक है। सबको फलने फूलने का मौका देता है, तभी तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। इतने सारे कल्चर्स हैं हमारे यहाँ पे, इतना सारा अलग खान पान, इतने सारे पहनावा, बोलियाँ, बोलचाल, सब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो इतिहास ही ऐसा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कल्चर्स को फलने फूलने का मौका मिला। ठीक है। फिर इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम 3 साइड से तो समुद्र से घिरे हुए। ठीक है। उसके अलावा जो है एक साइड में हमारे यहाँ हमारा क्या है, हिमालय का पर्वत है। ठीक है। हिमालय की रेंज है, तो उससे भी क्या है कि तो बहुत लंबे समय तक, जैसा कि हम देखते हैं, अगर इतिहास की भी में हम देखें तो बहुत लंबे समय तक इंडिया जो है वो आइसोलेटेड ही था, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आपने देखा ना कि किस तरह से वास्को डी गामा भारत में आया। ठीक है। और वास्को डी गामा भारत में आकर के फिर इसके बारे में जो है सब जगह पे बाकी की कंट्रीज़ में जो है जानकारी मिली कि अच्छा भारत जैसा भी एक देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मसाले बहुत फेमस हुए हमारे यहाँ के। और इन्हीं सब चीज़ों ने क्या है, जो भी हमारे वेस्टर्न जो इन्वेडर्स यहाँ पर आए, ठीक है, तो उनको यहाँ पर आकर्षित किया। ठीक है। तो ये हमारा उसमें क्या, किस में आ जाएंगे, हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या इतिहास रहा है, हमारा क्या कल्चर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आज की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे भी असर डालते हैं। ठीक है। और फिर उसका हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है भारत की, वो भी ये डिसाइड करता है कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी। ठीक है। यही सारा जो है फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति बनाई जाएगी, वो किन नियमों पे आधारित होगी, किन उद्देश्यों के लिए बनाई जाएगी। ठीक है। तो फिर दूसरा हमारा जो आ जाता है इंटरनेशनल फैक्टर्स में फिर वही आ जाता है कि चाहे हम किसी भी गुट में शामिल होना चाहें या ना होना चाहें, या हम कुछ भी अपने देश के लिए नीति बनाएं, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसके साथ, क्योंकि इंडिया जो है वो एक छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है। और अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो भी क्या है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। ठीक है। तो सेम विद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा होता है, वो भी चीज़ें जो हैं वो हमारी विदेश नीति को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको उस पर प्रभाव डालती हैं।
ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पे क्या था, तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में जो है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पूरा जो वर्ल्ड है वो दो गुटों में बट गया। तो उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही थी कि हर एक ग्रुप जो है, जो नए नए जो स्वतंत्र राज्य हुए थे, जो इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी, उनको अपने गुटों में शामिल कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम में जो है आप लोगों ने सुना होगा कि नेटो की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई है ना, और जो कि यूएसए की जो अलायंस कंट्रीज़ थी के गुट में जो शामिल थे। और उसके अलावा फिर जो है वारसा पैक्ट भी चल रहा था उस टाइम पे, सोवियत यूनियन की तरफ से। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, किसी भी गुट में शामिल न होने की अपनी एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो उस टाइम के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिनेरियो था, हमारी विदेश नीति उसने निर्धारित की कि नहीं की, हमने ये शामिल किया अपनी विदेश नीति में, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। उसके पीछे रीजन भी था, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तो हमें इंडिपेंडेंस मिली है और हम किसी गुट में जा कर के पता चला फिर से कहीं किसी उसके गुट के अधीन हम हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना हुई, और उसमें फिर जो है इंडिया ने इसको सपोर्ट किया कि हाँ, कोई एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि पूरा वर्ल्ड पीस को देखे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को पर जो है ध्यान दे। ठीक है, और इंडिया ने फिर वही है आर्म्स रेस, जो हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई थी उस टाइम पे, उसको नकारा। ठीक है, और जो स्पेशली जो है इंडिया ने न्यूक्लियर उस टाइम पे जो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अमेरिका ने जब जापान पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इंडिया हमेशा से ही न्यूक्लियर आर्म्स रेस के खिलाफ रहा है। एंटी कलोनियलिज्म उस टाइम पे देखो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक तो थी क्या, गुट निरपेक्षता को हमने अपनाया। दूसरा एंटी कलोनियलिज्म का मतलब है कि हम जो भी कॉलोनीज जो बनाए हुए थे, क्योंकि हम खुद ही 200 साल तक किसी के अधीन रहे थे, हम खुद ही इतने सालों तक ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, तो ऑब्वियसली हम कॉलोनियलिज्म को, उपनिवेशवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही सारी चीज़ें कहाँ पे आई, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिली। ठीक है, एंटी इम्पीरियलिज्म, वही साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत हमेशा से ही बोलता रहा है। एंड ऑल्सो तो ये सारे फैक्टर्स क्या क्या करते हैं, किसी भी देश की या भारत की अगर हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, और कौन से ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, भारत की विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखो सबसे मेन, क्यों इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंस क्यों, क्योंकि इतिहास में हम अधीन रहे थे, हम आज़ाद नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। इसीलिए भारत का जो फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि हम किसी के अधीन ना रहें। भारत का जो मेन उद्देश्य है वो भारत की जो भूमि है, जो ज़मीन है, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं,
वो स्वतंत्र रहें, ऐसा ना हो कि कोई और आकर के इस पर कब्जा कर ले और फिर वो हमारे बिहाफ पर हमारे सारे डिसीजंस ले। जैसा कि कब हुआ था, जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, हमारा देश, हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे लोग काम करने वाले, लेकिन डिसीजंस कौन ले रहा है, ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। फ़ायदा मुनाफा किसको मिल रहा है, ब्रिटिशर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य ये है कि भारत की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, हमारी अखंडता और स्वतंत्रता बनी रहे हमेशा। ठीक है, इसमें जो है यही, इसमें जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में यही आ जाता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल हमारे क्या आ जाएंगे कि कोई और हम पे आक्रमण ना कर दे। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में क्या आ जाएंगे हमारे, जो और बाकी के अभी में जो हम जैसे कि टेररिज्म को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही एक, और जो फंडामेंटलिज्म एक जो चीज़ बढ़ रही है ना, ये सारी चीज़ें हमारी जो पहचान है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो नेशनलिटी है, उसको, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म ना कर दे, उसको खतरा ना हो जाए। ठीक है, टू क्रिएट एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज़ conducive for inclusive development of India so that the benefits of growth can reach the poorest of the poor in the country। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी कदम उठाए जाएंगे जिससे कि गरीब से गरीब इंसान को इन पॉलिसीज़ का लाभ पहुंचेगा। To make sure that India's opinions are heard on global platforms and that India is able to influence world opinion on issues of global dimensions such as terrorism, climate change, disarmament, or reforms of institutions of global governance। हमें खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना है ताकि भारत की आवाज़ को जो दूसरे देश हैं वो सुने। पूरे वर्ल्ड में जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, डिसआर्मामेंट का हो, या फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स की अगर बात हो, तो भारत की वहाँ पर बात सुनी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल हुए हैं, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य में शामिल हैं। ठीक है, टू एंगेज एंड प्रोटेक्ट द इंडियन डायस्पोरा। भारत के जो लोग हैं, जो लोग बाहर में, जो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, जैसे कि जब टेररिज्म की अगर बात आती है तो भारत ने बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोला कि टेररिज्म एक इशू है पूरे देश, सिर्फ हमें ही इसका खतरा नहीं है। जैसे जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हुए, चाहे हमारा ये ताज वाला इंसिडेंट ले लो, या और भी बहुत सारे जो टेररिस्ट अटैक जो इंडिया में हुए, तो जब इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे ये सब बातें बोली तो सब लोग, दुनिया वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे तुम क्या बोल रहे हो, टेररिज्म वेरिज्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब 9/11 के अटैक हुए तब यूएसए को समझ में आया, अरे अच्छा ये तो बहुत बड़ा ख़तरनाक वाली चीज़ है टेररिज्म, तो नहीं, इंडिया सही बोल रहा था, हमें पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये एक ग्लोबल इशू है, ये कोई सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है कि इंडिया में अटैक हो रहे हैं तो इंडिया ही इससे डील करे। तब जो है पूरे दुनिया में जो है टेररिज्म की, जब उन्होंने फेस किया उस चीज़ को, तब इस पे बात होने लगी कि नहीं, टेररिज्म भी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे हमेशा से इंडिया बोलता रहा है। ठीक है, और डिसआर्मामेंट की जो हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई है उसको कम किया जाना चाहिए, हथियार जो है मिनिमम लेवल पर ही होने चाहिए। ठीक है, और जो ग्लोबल लेवल्स पर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें हमेशा से इंडिया बोलता रहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 ही मेंबर क्यों हैं परमानेंट, और इंडिया जो है उसमें भी अपनी सीट का दावा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें हमारा क्या आ जाता है, हमारी खुद की इंडिपेंडेंस, हमारा अपना एक ओपिनियन है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और हमारी इंटीग्रिटी की भी इसमें बात होती है। ठीक है,
इसके अलावा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमेशा से भारत जो है विश्व शांति की बात करता है। हमेशा से भारत बोलता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली के तरह है, पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, तभी सभी देश जो हैं वो फल फूल सकेंगे, ठीक है, तभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और हमेशा से इंडिया ने जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट और डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें हमेशा से ही उनको ये समझाने की कोशिश की है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, जितना ज़्यादा शांति रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप यही देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इन दोनों के चक्कर में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम हैं, बाकी कंट्रीज़ को भी झेलना पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है किसी कंट्री के साथ में कोई जो ट्रेड चल रहा होता है, अब वहाँ पे लड़ाई चलेगी तो वो ट्रेड रुक जाएगा, तो ऑब्वियसली उस कंट्री का इंटरेस्ट हार्म होंगे, ठीक है। तो हमेशा से जो न्यूली डेवलप्ड कंट्री, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, इंडिया ने उनकी एक आवाज़ बनने की कोशिश की और उनको समझाया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है पीस होनी चाहिए, ठीक है, और हर कोई जो है यहाँ पर सिक्योर फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम आज किसी दूसरे देश पर अटैक कर दो और उससे उसकी सिक्योरिटी ख़राब हो गई, तो वो खुद पर भी जो है खुद के भी जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए भी हार्मफुल रहेगा। इंडिया एम्फेसिस ऑन डिसआर्मामेंट एंड पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस इज इंटेंडेड टू प्रमोट ग्लोबल पीस। भारत हमेशा से ये बोलता है कि अगर हमें वैश्विक शांति चाहिए, ग्लोबल पीस चाहिए, अगर ग्लोबल पीस को चाहिए तो हमें ये जो अलायंस बनते हैं कि उस गुट में शामिल हो जाओ, उस गुट में शामिल हो जाओ, मिलिट्री ग्रुप जो बनते हैं इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, मिलिट्री ग्रुप्स वगैरह अगर बनेंगे तो मान लीजिए अगर कोई भी कंट्री मान लें नेटो ही अगर हम ले लेते हैं, तो नेटो में अगर किसी एक कंट्री पर दूसरी कंट्री अटैक करती है तो वो पूरी जितनी भी नेटो के जो मेंबर्स हैं सब पर अटैक माना जाएगा। तो यानी कि वो बाध्य हो जाती हैं बाकी की कंट्रीज़ भी उसमें अपनी सैन्य सहायता भेजने के लिए। तो इससे क्या होगा, अब पूरा वर्ल्ड वॉर फिर से होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उससे फिर क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लोबल वैश्विक जो शांति है वो खंडित होगी, हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो कहाँ इंटरनेशनल पीस रहेगी, ठीक है। तो इंडिया हमेशा से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करता है, ये भारत की विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा उद्देश्य है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास करना, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट हमें चाहिए, और ज़्यादा विकास करना है हमें। तो किस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जाएगा, उसके लिए हम कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। हमें किस कंट्री के साथ में कौन सा क्या करना है, व्यापार करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हमें भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना है तो भारत के अंदर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और भारत के अंदर ही जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी को क्या माना जाता है कि डेमोक्रेसी में जो डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं, ठीक है। लोग अगर किसी देश के लोगों को फ्रीडम रहेगी, उनको फलने फूलने का जो है आज़ादी मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो देश जो है विकास करेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम बोथ ब्लॉक्स एंड टू कॉन्सेंट्रेट एनर्जी ऑन द डेवलपमेंट, इंडिया ऑप्टेड अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स। अब यहाँ पे देखो कि जो कोल्ड वॉर हो रहा था तो इंडिया ने किसी भी ग्रुप में शामिल न होने का डिसीजन लिया और इस डिसीजन पे इंडिया जो है अड़ा रहा। क्यों?
क्योंकि उसमें भारत की उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी, हम आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा हमारी स्थिति खराब थी कि हम किसी भी एक ग्रुप में नहीं जा सकते थे। और दूसरा डर भी था कि अगर हम किसी ग्रुप में चले गए तो वो हम पे उस इन्फ्लुएंस करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग पे, है ना। तो भारत को दोनों ही गुटों से सहायता चाहिए थी, तो इंडिया ने ऐसी नीति अपनाई, ऐसी विदेश नीति अपनाई कि हम दोनों ग्रुप में से किसी भी में भी शामिल ना होकर के दोनों के साथ ही फ्रेंडशिप रखेंगे। और दोनों के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे तो ये हो जाता है कि अगर कोई हमारे पास मुसीबत आई तो अगर एक काम नहीं आया तो दूसरा हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा देखा भी गया, ठीक है। उसके बाद में भारत की विदेश नीति जो है का जो दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस जो भारत का जो पीसफुल एंड स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इस जो पूरे एक्सटर्नल कौन सा हो गया, हमारे देश से बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल बना रहे, शांतिपूर्ण बना रहे, ठीक है। इसीलिए हमने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि हम किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे। वरना देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जिन कंट्रीज़ को हम हेल्प करते हैं ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो हमेशा से ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस की है। हम शांति से रहना पसंद करते हैं, हमें किसी पे अटैक करना ही नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ जो हमारा मेन जो है हमारे वो यही हैं, 3 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो भारत की विदेश नीति के अभी हम लोगों ने जाने। इसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भारत कौन से नियमों का पालन करता है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 51 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बताया गया है कि इंडिया विल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई है कि भारत को अगर विदेश नीति बनानी है तो किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है, न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। भारत जो है जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा तो किसी दूसरे के साथ में रिलेशंस बनाने से पहले वो जो रिलेशंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, जस्ट होंगे, ऑनरेबल होंगे, ठीक है। foster respect for international law and treaty obligations in dealings of organized people with one another। एक दूसरे के साथ में जो भी रिलेशंस बनेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगी, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनको हमेशा से फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ कुछ बोल रहा है और उसके अगेंस्ट जा कर के हम अपनी किसी दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशंस बना रहे हैं तो उनका इंटरनेशनल लॉ को हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय नॉन आर्बिट्रेशन। यानी कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो उसको हम किस तरह से, नॉन आर्बिट्रेशन का मतलब होता है अहिंसक तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारत जो है, मान लीजिए कोई किसी के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, कुछ होगा, तो युद्ध वाली जो सिचुएशन है उसको लास्ट वाली, उसमें लास्ट ऑप्शन में रखेगा कि किसी के साथ हमें ज़बरदस्ती, अगर कोई हमारी टेरिटरी में घुस के आ ही गया है, उससे युद्ध वाली जो कंडीशन होगी वो एकदम लास्ट में होगी। पहले उसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा भारत, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडिया फॉलो करता है कि जो इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेन है। एक तो सबसे मेन है पंचशील, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, द पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, फॉरेन इकोनॉमिक एड, सपोर्ट टू यूएन, इंटरनेशनल लॉ एंड अ जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। ये 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनाते इस टाइम ध्यान में रखा जाता है, ठीक है।
सबसे बड़ा पहला है पंचशील। अभी हम इनको एक एक इसका मीनिंग जानते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहला है पंचशील। तो पंचशील क्या है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इसमें 5 नाम से ही पता चल रहा है पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के अंदर। ठीक है, और ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस व साइन इन 29 अप्रैल 1954 को आप सब लोगों ने सुना ही होगा। चाइना के साथ में हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट किया हुआ है। नेहरू जी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि एक दूसरे राज्य की जो टेरिटोरियल भूमंडलीय जो अखंडता है और जो स्वतंत्रता है उसको म्यूचुअली रिस्पेक्ट देंगे। यानी कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपकी ये बाउंड्रीज हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट कीजिए कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ जो है एग्रेसिव नहीं होंगे, आक्रामक बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी कि किसी भी देश में जिसके साथ में हम पंचशील एग्रीमेंट कर रहे हैं और हमारी ये फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा है कि दूसरे के आंतरिक मामलों में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। कि चाइना के अंदर में क्या चल रहा है, भूटान के अंदर में क्या पॉलिसी चल रही है, उनकी अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको किस तरह का शासन व्यवस्था वहाँ पे चल रही है, या क्या आपके लोग सिटीजन्स वहाँ पर क्या उनके साथ में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के आ रहे हैं, या वहाँ पे कौन सा शासन है, उसमें हम इंटरनल मैटर्स में हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हमेशा से ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसे रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि समानता और म्यूचुअल लाभ पहुँचे, दोनों को लाभ हो, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश रहेंगे, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपको हमसे लेना देना नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हैं पंचशील के। और पंचशील क्या है, भारत की विदेश नीति का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट में वही मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था लास्ट वाली स्लाइड्स में कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। हर कोई या तो अमेरिका वाले गुट को अपना को ज्वाइन कर रहा था या यूएसएसआर वाले ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। तो इंडिया ने क्या कहा, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, हम दोनों गुटों को अपना मित्र मानते हैं, दोनों गुटों के जो सदस्य हैं उन सबको अपना मित्र मानते हैं, हम इंटरनेशनल पीस में बिलीव करते हैं, हमें ये गुटबाजी नहीं करनी है, और ना ही हम ये जो आप लोग संगठन बना रहे हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो बना रहे हो, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम दोनों के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे। ठीक है, तो अभी में क्या है, इसमें 120 मेंबर्स हैं नेम के नॉन अलाइनमेंट। उस टाइम पे ये एक मूवमेंट की तरह बना, अब ये एक फोरम बन गई है, एक प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फोरम है। ठीक है, तो इसमें वही है कि अभी भी यहाँ पर बेसिकली इसके जो मेंबर्स हैं, जो 120 कंट्रीज़ हैं, ये वो हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जो कॉलोनियलिज्म के जो हैं शिकार रहे। ठीक है, और इम्पीरियलिज्म के जो शिकार रहे, और उसके बाद में इंडिपेंडेंस जब इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिली तो इन्होंने भी यही डिसाइड किया कि हाँ, भारत जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हमें भी किसी गुट में शामिल नहीं होना है। तो इनको पूरे देश के जो स्वतंत्र उस टाइम पे पूरे विश्व में जो स्वतंत्र राज्य थे उनको लीड करने वाला कौन बना, भारत बना। ठीक है, और ये कब बनाया था, नॉन अलाइनमेंट का इस्टेब्लिश इन 1961 इन बेलग्रेड, फॉर्मर यूगोस्लाविया, अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ये नसार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गमाल अब्दुल नसार। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, टिटो, नेहरू और नसार का आप लोगों ने सुना होगा नाम,
जिन्होंने ये नॉन अलाइनमेंट जो है मूवमेंट उस टाइम पे 1961 में बेलग्रेड में स्टार्ट किया था। ठीक है। स्टार्टेड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स बाय नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय द यूएसए एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, यही जो अभी मैंने बताया कि किसी भी इन दोनों ग्रुपों के द्वारा जो भी मिलिट्री अलायंस सैनिक जो संगठन बनाए थे उनका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। नाइदर न्यूट्रलिटी नोर नॉन इन्वॉल्वमेंट एंड नोर, इसका मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि हम इन ग्रुपों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉन न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल का मतलब ये कि क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हम सिर्फ देखते रहेंगे, नहीं, हम अपना जो है ओपिनियन देंगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे तो क्या हो रहा था, एक कुछ जो है इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट कुछ यूएसए कर दे रहा था, तो उसका जवाब उधर से सोवियत यूनियन दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर क्या था, वही एक दूसरे के खिलाफ में ये कुछ कुछ पॉलिसीज लेकर के आ रहे थे, कुछ कुछ है इस तरह से के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक दूसरे के खिलाफ में काम कर रहे थे ये। ठीक है, तो इंडिया ऐसा नहीं है कि उसमें जो है अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा कि आंख बंद करके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था, बल्कि इंडिया उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, देखेगा क्या सही है क्या गलत है, और जो सही लगेगा जो गलत लगेगा उसके खिलाफ बोलेगा, और जो सही लगेगा वही करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत को सही बताए या सही को गलत बताए, ऐसा नहीं करेगा। टेकिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मिलिट्री ब्लॉक। सेम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर समस्या, ये कब की बात हो रही है, 1961 के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उस टाइम पे हमने नॉन अलाइनमेंट की हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि हम किसी के साथ में अलाइनमेंट नहीं करेंगे, दोनों ही ग्रुप को हम अपना मित्र मानेंगे, जहाँ से हमें हेल्प मिलेगी हम वहाँ से लेंगे, और अगर दोनों में से कोई गलत कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे, उनके फ्रेंड है तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। गलत होगा, अगर भारत को लगेगा कि ये गलत है तो भारत गलत बोलेगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनिज्म एंड रेसिज्म इंपीरियलिज्म। भारत जो है, जो उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ है, क्योंकि खुद ही इतने सालों से ब्रिटिश जो है इंडिया जो है वो विक्टिम रहा है कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का। ठीक है, तो इन सब को भारत जो है पूरे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है कि जो कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, वो क्या है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, वो पूरे विश्व की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसिज्म होता है, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम गेहुआ रंग के हो, है ना, तो कॉलोनियलिज्म क्या था, यही तो था ना। गोरे ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, वी आर द सुपीरियर, है ना, हमारी रेस तुम्हारी रेस से अच्छी है, हमें तुमसे ज़्यादा पता है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, यही बोलते थे ना वो लोग। तो रेसिज्म क्या है, वही है कि तुम काले हो, तुम्हें नहीं कुछ आता है, हम वाइट्स हैं, हमें सब चीज़ें आती हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे, हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, हमारी रेस ज़्यादा अच्छी है। तो इंडिया हमेशा से ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बोलता है। ठीक है, इंडिया वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग द इशू ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या, अपार्थाइड मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा, जो इसमें अफ्रीका में जो चला था, यही गोरे काले वाला जो भेद वहाँ पर था, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक था। इंडिया ने इस इशू को जो है यूएन में इस इशू को लेकर के गया और इसके खिलाफ बोला कि नहीं, वहाँ पर जो हो रहा है, साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो जो इंडोनेशिया में और फिर इसी से रिलेटेड जो है इंडिया ने अपनी वॉइस जो है इसको स्ट्रॉन्ग किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑर्गेनाइज द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इंडोनेशिया को भी की स्वतंत्रता में भी भारत ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, और ये जो इशू चल रहा था, जो ये रेसिज्म वाला जो इशू था, जो कॉलोनियलिज्म वाला इशू था, इसको और ज़्यादा इसके खिलाफ बोला कि नहीं ये गलत है। ठीक है, गलत के खिलाफ बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। ड्यू टू इंडियाज कंसिस्टेंट एफर्ट्स थ्रू नेम
non-alignment movement and other international forums, 14 African countries were liberated from the yoke of colonialism in 1964. देखो, इंडिया की बात बुलंद करने पर, आवाज़ बुलंद करने पर क्या हुआ कि 14 ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको स्वतंत्रता मिली, है ना, कि इनको भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। कलोनियलिज्म गलत है, इंपीरियलिज्म गलत है, रेसिज्म गलत है। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे जा करके ये बात बोली, सबको ये चिल्ला चिल्ला करके इसके खिलाफ बोला। एट इंडियाज इनिशिएटिव नेम set up the Africa Fund Action for Resisting Imperialism, Colonialism and Apartheid in 1986 to help the frontline states which were victims of aggression of South Africa and for facing the burnt of apartheid. साउथ अफ्रीका की वजह से जो बहुत सारी अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी, जो प्रॉब्लम्स, जो रेसिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस की, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए इंडिया ने एक फंड का भी जो है गठन किया, ठीक है, 1986 में। और जो फोर्थ जो प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसके लिए हथियार उठा करके युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी, नहीं, बातचीत से उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल एज इन द चार्टर ऑफ यूएन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस भी यही बात करता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऑलवेज अगेंस्ट फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर रिजोल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, भारत हमेशा से जो सैनिक कार्यवाही एक देश दूसरे देश पर कर देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए, उसके हमेशा से खिलाफ रहा है। प्लेड अ लीडिंग रोल इन द रिजोल्यूशन ऑफ कोरियन कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्टेड नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टाइन इशू, जो पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है उसको भी इंडिया क्या बोलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जाना चाहिए, ठीक है। और भी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को क्या इंडिया क्या बोलता है कि बातचीत से उसको जो है उसको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर इशूज़, ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इंडिया ने अपना जो है ओपिनियन दिया है और सबको इन इश्यूज़ को फेस करने वाली जो भी कंट्रीज़ हैं उनको सलाह दी है कि इनको पीसफुल निपटारा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए युद्ध जो है ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या एग्रेशन उसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो प्रिंसिपल है इंडिया का है वो है फॉरेन इकोनॉमिक एड। भारत की विदेश नीति इस तरह से बनाई जाएगी जिससे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक एड दी जा सके, उनको आर्थिक मदद दी जा सके, ठीक है। यूएन को सपोर्ट किया जा सके, इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट किया जा सकते, और पूरा वर्ल्ड जो है जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो, यानी कि पूरे विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बने जो कि जस्ट हो, यानी कि न्यायिक हो और इक्वल हो, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। उसके लिए इंडिया हमेशा से इकोनॉमिक एड देगा, ठीक है। India has played a key role in preserving world peace by helping the decolonization process through the active participation in UN peacekeeping activities. भारत ने UN peacekeeping operations में हमेशा से बहुत मात्रा में अपने सोल्जर्स भेजे हैं। यूएन पीस कीपिंग क्या वहाँ पर भेजी जाती हैं जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, या कहीं पर किसी भी तरह से किसी देश में जो है
इनसिक्योरिटी आ जाती है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और वहाँ पर विवाद हो जाते हैं, तो वहाँ पर यूएन जो है अपने पीस कीपर भेजता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया ने हमेशा से ही अपने पीस कीपर्स यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमेशा से भेजे हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ सपोर्टेड द काज ऑफ डिसआर्मामेंट। ठीक है, इंडिया हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है इंटरनेशनल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया हमेशा से यूएन की इसके बात के लिए सपोर्ट करता है और इंडिया का ये प्रिंसिपल भी है। ठीक है, इन 1988 इंडिया प्रपोज्ड अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिफोर द यूएन। इंडिया ने यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे काम करना चाहिए। ऑल्दो द प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द यूएन, बट इंडिया स्टैंड्स कमिटेड टू काज ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट इवन टुडे। हालांकि ये प्रस्ताव जो है यूएन में स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन इंडिया अपने स्टैंड पे आज भी कायम है और इंडिया आज भी ये बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है जो डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी कि जो हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई है और जो नेशन स्टेट्स ने, जो कंट्रीज़ ने जो हथियारों के जो भंडार लगा लिए हैं वो कम होने चाहिए। ठीक है, in order to make the composition of Security Council more realistic and democratic, India has proposed and supported the reform of Security Council and UN agencies. इंडिया हमेशा से ही सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे ही डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, इंटरनेशनल लेवल पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी जो देश हैं उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि अभी टाइम जो है बदल गया है, तो सिर्फ 5 ही मेंबर्स के पास जो है वीटो नहीं होनी चाहिए या 5 ही मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी की जो देश हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी का जो हम पेपर पढ़ रहे हैं उसकी फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप लोगों के डाउट्स, अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग, अगली वीडियो जल्दी ही बनेगी, जल्दी ही अगली वीडियो डालूँगी।